हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी फ्रॉम मीना चौहान। तो फ्रेंड्स, इस समय सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसका एग्ज़ाम 7 जुलाई को है। तो उसके लिए हम आपको चाह रहे हैं कि हमारे अतीत जो कक्षा 6 की हिस्ट्री है उसको हम अच्छे से पढ़ाएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिए। तो हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये हमारा पहला चैप्टर है और ये क्लास 6 की बुक है, और जो केंद्रीय विद्यालय में बुक चलती है उसी का हम अध्ययन आपको कराएंगे, और जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में दिखाता है कि रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रसीदा बैठी क्या कर रही थी? अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी वह 100 साल पहले सोचने लगी कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, इसे हम कैसे जान सकते हैं। तो यह उसके मन का सवाल था और उसके मन में ये सवाल उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद उसने सोचा कि कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। यह जानने के लिए क्या कर सकते हैं हम? रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी जब कुछ साल पहले की बात बीत गई होती है। यह जानने के लिए हम कुछ ऐसे व्यक्ति से बात करें जो उस समय के बारे में जानता हो और उसे उस समय की स्मृति हो, याददाश्त हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जा सकता है। यानी रसीदा के मन में सवाल उठता है कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, यानी जैसे में क्या लोग खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें सवाल यह भी बनता है कि कई विकल्प दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। यानी अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, इसमें से 4 विकल्प को दे देगा और एक 5वां विकल्प डाल देगा ये नहीं है। तो उसमें से आपको चुनना होगा। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप इसको कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है आगे। लोग कहाँ रहते थे, यानी आगे ऊपर देखेंगे इसके आगे हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल करते थे। यानी हम इतना पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन सा खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यह सारी जानकारियाँ हम इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखो अगले पृष्ठ में दिखा रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, यानी नर्मदा नदी के विषय में पूछ रहा है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कई लाख वर्ष पहले, यानी कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। अगर प्रश्न पूछे कि कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। आरंभिक लोगों में से क्या थे? कुशल संग्राहक थे। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। और क्या करते थे? वो इधर उधर घूमते थे और जो आसपास की विशाल संपदा थे, जो जंगल थे, उनसे ये लोग क्या थे? परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे। यानी वह अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए किस पे निर्भर थे? जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यही से लोग क्या करते थे? संग्रह किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, यानी जानवरों का ये लोग शिकार भी करते थे। नेक्स्ट
आगे हम देखते हैं। आगे प्रश्न बनता है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, यानी इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले क्या बोना शुरू किया? गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। और ये कब हुआ, कहाँ हुआ? किरथर की पहाड़ियों में, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उत्तर पश्चिम में हैं। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय जैसे पालतू पशुओं का जो है पालना शुरू किया। उन्होंने क्या क्या पाला? क्वेश्चन में दे देगा। भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये 4 जो है बिल्कुल राइट है, और उसमें से एक और ठक दे देगा जो बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप याद के रहेंगे भेड़, बकरी, गाय और बैल इन लोग ने पालना शुरू किया था, तो आप राइट आंसर चुनने में थोड़ी भी दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ थी? गारो की पहाड़ियाँ थी। उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ थी? गारो की पहाड़ियाँ थी। और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ थी। मध्य भारत में क्या थे? विंध्य की पहाड़ियाँ थी। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यानी यहाँ पे ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर किसका विकास हुआ? कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। यानी विंध्य की पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उपजाया गया। यह स्थान कहाँ पे है? तो विंध्य के उत्तर में स्थित है। यह स्थान कहाँ पे है? अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो विंध्य की पहाड़ियों में। और यह स्थान कहाँ है? विंध्य के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट ये देखिए नक्शा है, इसमें आप सब आसानी से देख सकते हैं विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ है, सोन नदी कहाँ है, चंबल कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, गोदावरी नदी, दक्कन का पठार, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी। ये सारे आप इसका अध्ययन आराम से कर सकते हैं, देख के इसको समझ सकते हैं। और इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो ये मानचित्र को आप उसे देख के और इसमें सब कुछ पता लगा सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं। प्रश्न हमारा बनता है कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? तो सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। यानी सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में क्या होती है? जाकर मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, यानी ये लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी कुछ आरंभिक नगर जो थे यही फले फूले। और कितने साल वर्ष पहले? 4700 वर्ष पहले। गंगा व इनकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। तो नगरों का विकास कहाँ पे हुआ? हमारा प्रश्न बनता है नगरों का विकास कहाँ पे हुआ? तो नगरों का विकास समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास जो है 2500 वर्ष पहले हुआ था। और आगे क्या है? गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाओ। प्रश्न बनता है कि गंगा तथा इनकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन। प्रश्न से ही प्रश्न बन जा रहा है कि गंगा की सहायक नदी कौन सा है? सोन नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, यानी गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, यानी प्राचीन काल में मगध जो था, मगध को वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध के शासक कैसे थे? बहुत शक्तिशाली थे। यानी प्रश्न पूछ देगा कि मगध के शासक कैसे थे? कमज़ोर, बलहीन और शक्तिशाली। तो उसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अधिक शक्तिशाली थे। और उन्होंने एक विशाल
राज्य स्थापित किया था। उन्होंने कौन सा राज्य स्थापित किया था? एक विशाल राज्य स्थापित किया था। अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने क्या किया? सदैव एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। नेक्स्ट, ब्लर आ जा रहा है, सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी, ये वीडियो क्लिप हो गई, भाग रही है। नेक्स्ट, इतने पे हम पढ़ाते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, यानी लोगों ने क्या किया? सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से, यानी एक जगह से दूसरे हिस्से तक जाना प्रारंभ किया। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदी सबको पार करना क्या होता है? ऐसी यात्रा जोखिम भरी यात्रा होती है। और पहले किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था, तो लोग पैदल या नाव द्वारा अपनी यात्रा करते थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था, यानी कुछ भी साधन न होने के बावजूद भी उन लोग के लिए यह काम असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, जैसे बाढ़, तूफान, वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता था, तो उन लोग को वहाँ रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। इसलिए उन्हें अपने जगह को स्थानांतरण करना पड़ता था, यानी एक स्थान से दूसरे जगह जाना पड़ता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। कभी कभी सेनाएं जो है दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाया करती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में, कभी अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। जो महात्मा लोग थे, साधु संत लोग थे, वो अपनी शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक ये लोग क्या करते थे? जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज में, कुछ लोग क्या करते थे? नए और रोचक, जो बहुत ही खूबसूरत और सुहावना होता था, जहाँ पे उनको रहने और खाने पीने की वस्तुएं आसानी से मिल जाती थी, उन स्थानों को खोजने में चाह में उत्सुकता की भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों के जानने का अवसर मिला। यानी जब लोग आना जाना शुरू किए, तब लोगों का एक दूसरे के विचारों का आना जाना और एक दूसरे के विचारों को जानना प्रारंभ हुआ। जैसे इस्लाम का भारत में आगमन हुआ और अरब वालों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में उनका व्यापारी संगठन स्थापित हो गया। वो आने जाने लगे और मिलने लगे, जिससे अरब का रीति रिवाज भारत में धीरे धीरे फैलने लगा। ठीक उसी प्रकार से इनका विचार भी एक दूसरे से मिलने लगा। आगे एक बार फिर से मानचित्र को देखो, यानी ऊपर का जो मानचित्र है आप उसे एक बार फिर से आराम से देख सकते हैं। और ये वीडियो में हमने मानचित्र सहित दिया है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न हमारा बनता है कि उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन कौन करते हैं? तो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र करते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा और यह इम्पॉर्टेंट मुख्य पॉइंट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, यानी इन सीमाओं को पार करना इतना आसान काम नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, यानी जिन्होंने कोशिश की
वो उन्होंने कर लिया और जिन्होंने कोशिश नहीं की वो पीछे रह गए। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, यानी वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए, यानी उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोग क्या किए, यहाँ पे आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृत परंपराओं को, लोगों का आवागमन जब बढ़ा तो हमारी संस्कृत परंपराएं जो थी, संस्कृत परंपराओं का बौद्धिक विकास हुआ। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, कई सौ वर्षों से लोग क्या करते थे, पत्थर को तराशने और संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में दूसरे के विचारों को क्या करते थे, अपनाते रहते थे। देश के नाम, आगे हमारा क्वेश्चन बनेगा देश के नाम से, और देश का नाम कैसे, कब, क्यों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, अपने देश के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, इंडिया, तथा भारत जैसे नामों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है। ये हमारा प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इस पर गौर करिएगा क्योंकि मैं इस पर अंडरलाइन करके चल रही हूँ और वीडियो बहुत मैं फास्ट बना रही हूँ क्योंकि टाइमिंग बहुत, वीडियो चैप्टर लंबा है और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अगर इसमें पूरा नहीं होगा तो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में इसे प्रोवाइड करेंगे। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया, जिसे संस्कृत में क्या कहा गया, सिंधु कहा गया। आपने एटलस में ईरान, यूनान का पता लगाओ। आप प्रश्न ये पूछ रहा है कि अपना जो एटलस है उसमें ईरान तथा यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर, किधर, उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, ये हिंदोस कहा अथवा इंदोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को, यानी इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि थी उस भूमि को, भूमि प्रदेश को यानी इंडिया कहा। उस भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था, यानी भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, एक समूह के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। और हम लोग क्या जानते हैं कि भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और आप देख रहे हैं यहाँ क्या बता रहा है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी